Good morning officers. Today our topic is process in criminal matters. आप सबको पता है कि क्रिमिनल मैटर्स में प्रोसेस एक इनिशियल स्टेज पे लेने वाला या कहें कि एक ऐसा टॉपिक है जो इनिशियल स्टेज पे ही हमें टेकअप करना होता है, क्योंकि जैसे ही आप कोर्ट होल्ड करेंगे आपके पास या तो विवेचक आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या आपके पास जो फाइल्स होंगी जनरली उसमें आपको प्रोसेस से रूबरू होना पड़ेगा कि प्रोसेस इशू करनी है, कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी कैसे करनी चाहिए। तो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर बन जाता है, क्योंकि क्रिमिनल मैटर में जब भी हम डील करते हैं तो क्रिमिनल लॉ ऐसा लॉ है जो पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट करता है। इसलिए कभी भी कोई भी ऑर्डर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस ऑर्डर के क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, कि हमने उस ऑर्डर में सारे वो एसेंशियल्स लिखे हैं, ऑर्डर ठीक है या नहीं। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर हमको, स्पेशली जब हम प्रोसेस जारी कर रहे हैं। तो प्रोसेस इन क्रिमिनल मैटर्स की अगर बात करें तो प्रोसेस इन क्रिमिनल मैटर्स से जनरली हम समझते हैं समन, वारंट, अटैचमेंट, प्रोक्लेमेशन। जनरली हम लोग यही समझते हैं कि ये 4 चीज़ें प्रोसेस में इंक्लूड होती हैं। तो प्रोसेस का मतलब भी यही है कि इट इंक्लूड्स समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट। अब प्रोसेस किसको इशू कर सकते हैं? देखिए, क्रिमिनल लॉ में प्रोसेस 2 लोगों को इशू कर सकते हैं। पहला है अक्यूज्ड और दूसरा है विटनेस। अक्यूज और विटनेस दोनों को ही हम प्रोसेस इशू कर सकते हैं। पर्पस क्या है? अक्यूज को ऑब्वियसली पर्पस ये है कि जैसे कि नेचुरल जस्टिस के आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, पहला प्रिंसिपल उसकी मैक्सिम जो है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, कि इसको सुनना जरूरी है। जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है उसको सुनना, उसका प्रोसीडिंग में पार्ट लेना ज़रूरी है। तभी ये डिसाइड कर सकते हैं दोनों पक्षों को सुनकर कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसलिए उसके खिलाफ या कोई भी ऑर्डर करने से पहले, जजमेंट करने से पहले ये ज़रूरी है कि अक्यूज्ड भी फाइल पे हो, उसको सुने, उसका पक्ष सुन ले, उसके बाद हम जजमेंट करें। विटनेस का बहुत कॉमन सी बात है, विटनेस का प्रोसेस इशू इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग में, एविडेंस में, इन सब स्टेजेस पे विटनेसेस हमें असिस्ट करते हैं। तो प्रोसेस की जब भी बात करेंगे तो प्रोसेस ध्यान रखिए कि केवल प्रोसेस इज नॉट लिमिटेड टू अक्यूज्ड ओनली। अक्यूज्ड को भी जारी कर सकते हैं और विटनेस को भी जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसके प्रोविज़न कहाँ पे हैं प्रोसेस के क्रिमिनल लॉ में? तो CRPC में है सेक्शन 61 to 90 और GR क्रिमिनल में है रूल 9 to 90। क्योंकि इसके पहले के लेक्चर में हम GR क्रिमिनल डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए CRPC पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसको हम टेकअप कर ही चुके हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि CRPC के जो रूल्स हैं उसको टेकअप करें। सबसे पहले आते हैं समन्स पे। समन्स, देखिए समन्स की स्टेज क्या है? सबसे पहले स्टेज, जनरली समन्स की स्टेज तब आती है जब चार्जशीट फाइल हो गई है या फिर समनिंग हो गई है। कुल मिला के एट द स्टेज ऑफ अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड। जब अक्यूज्ड की अपीयरेंस की स्टेज आती है तो हम उसे सबसे पहले सामान्यतः समन जारी करते हैं। तो वो चार्जशीट के माध्यम से भी हो सकती है। समनिंग अगर कंप्लेंट केस है तो तलबी हो गई है, तलबी बहस पे आदेश हो गया है, तलबी आदेश हो गया है, उसके बाद की स्टेज हो सकती है, या अगर किसी और तरीके से कहीं भी जहाँ पे अक्यूज्ड की अपीयरेंस रिक्वायर्ड है वहाँ पे ये स्टेज आएगी। सेकंड चीज़ है इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, सम्मन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहली है चीज़ राइटिंग में, समन शुड बी इन राइटिंग, मौखिक नहीं होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। नेक्स्ट इज डुप्लीकेट। ये बहुत ज़रूरी है कि समन हमेशा डुप्लीकेट में होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आता है समन और वारंट में कि समन डुप्लीकेट में तो होता है लेकिन वारंट डुप्लीकेट में नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? जब हम लोग वारंट डिस्कस करेंगे तब हम लोग इसको टेकअप करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि समन जो होता है वो हमेशा डुप्लीकेट में होगा, 2 प्रतियों में होगा। नेक्स्ट है साइंड बाई PO। PO या CRPC में कोई ऐसा ऑफिसर भी बताया गया है जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डेजिग्नेट किया हो या इम्पार किया हो।
तो यहाँ पे हम पीओ लेते हैं, साइन बाई पीओ, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो मजिस्ट्रेट है, उसका सिग्नेचर होना चाहिए, और सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए जो लेजिबल हो और फुल सिग्नेचर हो। कभी भी किसी भी प्रोसेस पे इनिशियल सिग्नेचर मत कीजिए, चाहे आप समन पे कर रहे हो, चाहे आप वारंट पे कर रहे हो, चाहे आपने प्रोक्लेमेशन के लिए ऑर्डर किया हो, किसी भी ऑर्डर पे जब भी आप सिग्नेचर कीजिए उसको फुल सिग्नेचर कीजिए और वो आपके लेजिबल सिग्नेचर होने चाहिए। नेक्स्ट है सील। जिस कोर्ट से समन जारी हुआ है, सपोज लखनऊ की जेएम फर्स्ट से कोर्ट से समन जारी हुआ है, तो जेएम फर्स्ट कोर्ट की सील भी उस समन पे होनी चाहिए। तो राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट में होना चाहिए, 2 कॉपियों में, पीओ के साइन होने चाहिए, फुल सिग्नेचर, सील ऑफ द कोर्ट, सील ऑफ दैट कोर्ट विच हैज इश्यूड इट। इतना होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि सम्मन आपने प्रॉपरली जारी किया है। इसको अगर और समझना है तो सीआरपीसी में ही फॉर्म नंबर 1 है। सीआरपीसी में पीछे जो जहाँ फॉर्म्स दिए गए हैं उसमें फॉर्म नंबर 1 में इसका प्रॉपरली सारा फॉर्मेट दिया है कि सम्मन कैसा होना चाहिए। अब ये तो हो गया कि सम्मन, आपने सम्मन लिख दिया, सारी डिटेल्स लिख दी उस पर, सम्मन चला गया। अब नेक्स्ट इज सर्व कैसे होगा, सर्विस। देखिए सर्विस में पहला पॉइंट है, अगर मेरे जुरिस्डिक्शन में है, मतलब जो कोर्ट जारी कर रही है अगर उसी के जुरिस्डिक्शन में अक्यूज रहता है तब कैसे सर्व होगा। सबसे पहले कंडीशन हो सकती है पर्सनली, जिस पर्सन के विरुद्ध सम्मन जारी किया गया है उस पे पर्सनली तामील करा दिया गया, उसको जो डुप्लीकेट कॉपी थी उसमें एक प्रति उसको प्राप्त करा दी गई और जो दूसरी प्रति थी उस पे उसके सिग्नेचर ले लिए कि इन्होंने एक प्रति प्राप्त की, और इस तरह से उस पे पर्सनल सर्विस हो गई। अब मान लीजिए वो पर्सनली अवेलेबल नहीं है, वो नहीं मिल पा रहा है, वो कहाँ पे है, या उस पर पर्सनल रूप से तामीला नहीं हो पा रहा है, तब क्या हो सकता है, दूसरी कंडीशन, तब उसके साथ में रहने वाला कोई एडल्ट मेल मेंबर जो हो उसकी फैमिली का, जो सामान्यतया उसके साथ रहता हो, तो ऐसे एडल्ट मेल पे आप सर्विस करा सकते हैं। उसको भी आप एक कॉपी दे देंगे, एक कॉपी दूसरी कॉपी पे वो साइन कर देगा कि मैंने रिसीविंगली एक इसकी प्रति प्राप्त की, और आपकी प्रति पे लिख देगा और एक कॉपी अपने पास रख लेगा। इस पे ऐसे भी सर्विस हो सकती है, मगर इसमें ध्यान रखिए इसमें मेल वर्ड यूज़ किया गया है, तो कभी भी अगर सम्मन पे फीमेल का या किसी की माँ का या किसी की बहन का आता है सिग्नेचर कि मैंने उसके बिहार पे सम्मन प्राप्त किया, तो उसको वैलिड सर्विस नहीं माना जाएगा, क्योंकि सीआरपीसी में बहुत स्पेसिफिकली अडल्ट मेल मेंबर वर्ड यूज़ किया गया है। तो अडल्ट भी होना चाहिए, मेल भी होना चाहिए, फीमेल नहीं हो सकती, और दूसरी चीज़ सर्वेंट नहीं होगा, जैसा कि सीआरपीसी में ही लिखा है कि अडल्ट मेल मेंबर में या इस प्रोविज़न के अंतर्गत सर्वेंट इंक्लूड नहीं होता है। तो ये 2 तरीके से हो गई, पहला पर्सनली, दूसरा अगर वो नहीं मिल रहा है तो अडल्ट मेल मेंबर पे, तीसरा हो सकता है मान लीजिए कि दोनों कंडीशन से नहीं हो पा रहा है, वो पर्सनली भी नहीं मिल पा रहा है, कोई ऐसा मेंबर भी नहीं है अडल्ट मेल मेंबर कि जिसपे इस तरह से दूसरी कंडीशन में सर्विस कराई जा सके। तो तीसरी कंडीशन ये होती है कि सामान्यतया वो जिस घर में या जिस गांव में, जिस शहर में, जिस भी घर में वो जहाँ पे रहता है, वहाँ पे एक उसके कंस्पिक्यूअस पार्ट पे आप उसकी सम्मन की एक कॉपी को चिपका सकते हैं, और उसके बाद उसको चिपकाने के बाद ये तीनों जब चीज़ें हो जाएंगी, आपको लगता है पर्सनली भी नहीं मिल रहा, अडल्ट मेल मेंबर भी नहीं है, आपने उसकी एक कॉपी उसके घर पे चिपका दी। इतना होने के बाद कोर्ट एक ऑर्डर करेगी कि कैसे उसने सर्विस सम्मन की मानी कि सर्विस वैलिड सर्विस है या सम्मन हैज़ बिन ड्यूली सर्व्ड। कोर्ट ये लिखेगी, अगर पर्सनली लायबल पर्सनली उसको तामीला हुआ है तो वो लिखेगी कोर्ट कि क्योंकि उससे पर्सनल व्यक्तिगत रूप से तामीला करा दिया गया है, इसलिए कोर्ट जो है सम्मन मानती है कि सम्मन तामीला प्रॉपरली हो गया है। इस कंडीशन में हुआ है तो भी, और इस कंडीशन में हुआ है तो भी, मतलब तीनों कंडीशन में जिस कंडीशन से भी आप तामीला करा रहे हैं, उस तामीला को कराने के बाद कोर्ट को एक ऑर्डर लिखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे तामीला हुआ था, इसलिए इस प्रोविज़न में इसका जो तामीला हुआ है उसके अकॉर्डेंस में, इस प्रोविज़न के अकॉर्डेंस में समन हैज़ बिन ड्यूली सर्व्ड। कोर्ट को ये एक फाइंडिंग देनी पड़ेगी। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इन तीनों से कराया तो गया है लेकिन शायद कुछ कमी रह गई है, शायद फिर से कराना चाहिए, फ्रेश सर्विस करानी चाहिए, तो कोर्ट एक बार फ्रेश समन का भी ऑर्डर दे सकती है। सपोज पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमने उसकी कॉपी पेस्ट कर दी किसी कंस्पिक्यूअस पार्ट पे, लेकिन कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं
जहाँ पे पेस्ट की गई है वहाँ ना वो नहीं रहता है सामान्यतया, अधिकतर वो काम बाहर करता है या कुछ भी ऐसी कंडीशन, अगर कोर्ट को ये बिलीव होता है कि सर्विस प्रॉपरली फ्रेश करानी चाहिए तो कोर्ट फ्रेश सम्मन करने का भी ऑर्डर कर सकती है। लेकिन कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि क्यों सम्मन ये जिस तरह से सर्व किए गए हैं वो क्यों ड्यूली सर्विस नहीं मानी जाएगी। इसके बाद ये तो हो गया विद इन जुरिस्डिक्शन। अब मान लीजिए सम्मन आपने जारी किया लेकिन वो मुलजिम या जो अक्यूज्ड या विटनेस या जो भी पर्सन है वो आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर कहीं रहता है, ऐसी जगह रहता है जो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके जुरिस्डिक्शन में बाहर रहता है वो, तो आप क्या करेंगे? जिस जुरिस्डिक्शन में वो रहता है उस कंसर्न मैजिस्ट्रेट को आप समन की कॉपी डुप्लीकेट में भेज देंगे और फिर वो वहाँ से वो तामीला हो जाएगी। बस इसमें ये ध्यान देना है कि वो जहाँ रह रहा है उस कंसर्न मैजिस्ट्रेट को वो कॉपी भेजी जानी चाहिए और वो भी डुप्लीकेट में। ये तो हो गया, यहाँ तक हम लोग पहुँचे कि समन में क्या क्या लिखा होना चाहिए। समन में अगर हमारे जुरिस्डिक्शन में है तो सर्विस कैसे हो सकती है, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है तब सर्विस कैसे हो सकती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, सर्विस आपने करा दी, जैसे अभी हमने आपको बताया कि कोर्ट को एक रीजन रिकॉर्ड या कोर्ट को एक ऑर्डर लिखना पड़ता है कि सर्विस वैलिड सर्विस है, समन्स हैज बीन ड्यूली सर्व, तो उसमें और क्या क्या चीज़ें कोर्ट को देखनी होंगी सर्विस मानने के लिए। पहली चीज़, समन चाहे पर्सनली सर्व हुआ हो या अडल्ट मेल मेंबर पे या कंस्पिक्यूअस पार्ट पे, जैसे भी सर्व हुआ है वो कंडीशन आप लिखेंगे, प्लस उसके साथ एक और चीज़ लिखेंगे, जो सर्विंग ऑफिसर है उसका स्टेटमेंट लेंगे आप। वो कंडीशन आपने लिख दी कि उस पर व्यक्तिगत रूप से तामील हुआ है। सपोज अगर व्यक्तिगत रूप से तामील हुआ है, आपने एक कंडीशन लिखी कि समन हैज़ बीन ड्यूली सर्व ऑन पर्सनल बेसिस, उसको पर्सनली उसको जो है तामील कराया गया है। उसके बाद इसको लिखने के साथ आप जो सर्विंग ऑफिसर था कि सर्विंग ऑफिसर ये थे, इन्होंने एक सम्मन इस पर व्यक्तिगत रूप से तामील कराया है, उसका एक स्टेटमेंट ले लीजिए। वो स्टेटमेंट देगा कि मैं वहाँ पे गया था और मुझे ये मिले, मैंने इनसे साइन कराया, और वो एक कॉपी भी आपकी फाइल पे लगेगी क्योंकि समन डुप्लीकेट में है, तो जिस पे उसने रिसीव किया होगा वो कॉपी आपकी फाइल पे लग जाएगी कोर्ट में। उस कॉपी को लगा दीजिए, वो बताएगा कि ये कॉपी मैं लेके गया था और उनको मैंने कॉपी रिसीव करा दी और इस कॉपी पे मैंने उनसे रिसीविंग ले ली। तो सर्विंग ऑफिसर का स्टेटमेंट, और अगर सर्विंग ऑफिसर नहीं है तो फिर आप उसका एफिडेविट भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए सर्विंग ऑफिसर अवेलेबल नहीं है स्टेटमेंट देने के लिए, तो आप उसका एफिडेविट भी ले सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें आने के बाद आप ये मान सकते हैं कि समन हैज़ बीन ड्यूली सर्व्ड। अब अगर मान लीजिए आपने समन जारी किया, समन आपने मान भी लिया समन ड्यूली सर्व है, आपने ऑर्डर भी लिख दिया, समन जारी होने के बाद भी अगर वो नहीं आता है, नॉन कंप्लायंस, जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपने समन जारी किया था वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, तो क्या इफेक्ट होगा? नहीं, समन के बाद जो प्रोसेस आप आगे बढ़ाएंगे वो तो अलग है, वो तो होगा ही कि समन के बाद आप उसे वारंट जारी कर सकते हैं अगर वो नहीं आ रहा है। बट अगर वो समन को कंप्लाई नहीं करता है तो इट वुड बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 174 आईपीसी। सेक्शन 174 आईपीसी के अंतर्गत ये एक अपराध भी होगा अगर वो समन सर्व होने के बाद भी वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है, दो चीज़ें और बचती हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पे और कॉरपोरेशन पे समन कैसे तामील कराने चाहिए। देखिए, जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट की बात आएगी, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एक्टिव गवर्नमेंट सर्विस में है, अगर उस पे तामील कराना है कभी भी आपको समन, तो हमेशा आपको हेड ऑफ द ऑफिस के थ्रू ही कराना होगा। उस पर पर्सनली ना करा के आप उसके हेड ऑफ ऑफिस को भेजेंगे और उसके बाद वो उसको जो है, जिस व्यक्ति को है उस पर वो हेड ऑफ ऑफिस जो हेड है उनके, वो तामील कराएंगे। तो आपको हेड ऑफ ऑफिस पे भेजना है, वहाँ पर नहीं भेजना है। दूसरी चीज़, जब कॉरपोरेशन की बात आती है, अगर कॉरपोरेशन को किसी को समन भेजना है तो सेक्रेटरी हो सकता है, लोकल मैनेजर हो सकता है उस कॉरपोरेशन का, या कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर हो सकता है, या जो चीफ ऑफिस होगा कॉरपोरेशन का
इस भारत में, इंडिया में जो चीफ कॉरपोरेशन ऑफिस होगा वहाँ पे आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। तो कॉरपोरेशन के मामले में आप किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, उसके सेक्रेटरी को भेज सकते हैं, लोकल मैनेजर को भेज सकते हैं, अगर कोई और प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको भेज सकते हैं, या रजिस्टर्ड पोस्ट से सीधे जो हेड ऑफिस है वहाँ पे, चीफ ऑफिस है कॉरपोरेशन का, वहाँ पर भी भेज सकते हैं। बाकी जो है वो हम लोगों ने JR क्रिमिनल में क्योंकि टेकअप किया है प्रॉपरली कि जो आर्मी में कैसे करना है, आर्मी के जो पर्सनल होते हैं, आर्मी में जो लोग वहाँ पे नियुक्त हैं उन पे समन कैसे तामील कराना है, और जो बाहर लोग हैं उनको कैसे कराना है, मतलब इंडिया के बाहर हैं उन पे अगर समन तामील कराना है तो कैसे कराना है। तो क्योंकि वो हम JR क्रिमिनल में टेकअप कर चुके हैं तो उसको स्किप कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एक समन्स का ओवरव्यू। नाउ नेक्स्ट इज वारंट। वारंट देखिए, समन और वारंट में एक अंतर ये है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसको डायरेक्ट किया जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अंतर है, समन हमेशा उस व्यक्ति को डायरेक्टेड होता है जिस पे वो सर्व कराया जाना है। सपोज ए पर कोई समन, ए जो व्यक्ति है उसकी उपस्थिति अनिवार्य है कोर्ट में, ए के विरुद्ध समन जारी किया गया, और ए पर हमने जब समन जारी किया तो जो समन की लैंग्वेज होगी वो यही होती है कि आप ए को डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप फलानी फलानी डेट पे कोर्ट में इतने बजे उपस्थित हों। लेकिन जो वारंट होता है वो जिस पे एग्जीक्यूट कराना है उसको एड्रेस नहीं किया जाता है। वारंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब यहाँ से ये है कि जो व्यक्ति जिस पे एग्जीक्यूट कराना है उसको कभी एड्रेस नहीं होता है। जनरली पुलिस ऑफिसर या जैसे CRPC में प्रोविजन है कि किसी और को भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो वारंट किसी और को डायरेक्ट किया जाता है कि आप इनको जिस पे एग्जीक्यूट कराना, आप इनको लेके आइए, इनकी उपस्थिति आप इंश्योर कराइए कि ये कोर्ट में उपस्थित हो। तो यही एक रीज़न है, ये भी एक रीज़न है कि वारंट डुप्लीकेट में नहीं होता है, समन हमेशा डुप्लीकेट में होता है। वारंट की एक ही कॉपी होती है, चाहे वो बेलेबल वारंट हो या NBW हो, एक ही कॉपी होती है और उस पर्सन को दी जाती है जिसको एग्जीक्यूट कराना है या जिसको हम डायरेक्ट करते हैं। तो वारंट में हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि वारंट कभी भी आप डुप्लीकेट में जारी मत कीजिएगा। अब वारंट दो तरीके के हो सकते हैं, आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा इस समय कोर्ट में BW या NBW। BW से मतलब है बेलेबल वारंट और NBW से मतलब है नॉन बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट की जब बात करते हैं तो बेलेबल वारंट का मतलब ये है कि ऐसा वारंट जिसमें अगर हम ये इंडोर्स कर देते हैं कि जिसको हमने डायरेक्ट किया है कि आप फलाने को ABC जो भी नाम है उसका, उस व्यक्ति को आप इंश्योर कराइए, उसकी अपीयरेंस इंश्योर कराइए, और अगर वो जमानत देने के लिए तैयार है तो इतने रुपए का PB और इतने इतने रुपए के बॉन्ड के 2 जमानतदार या 1 जमानतदार देने पे उसको छोड़ दिया जाए। तो ये होता है बेलेबल वारंट। जब हम ये भी कोर्ट ये भी इंडोर्स कर देती है कि अगर पकड़े जाने के बाद वो देने को तैयार है श्योरिटी और PB, तो उसको आप छोड़ सकते हैं और वो फिर उसके बाद नेक्स्ट अपने आप से फिर जो ड्यू डेट है कोर्ट में तब उपस्थित होगा। NBW में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। NBW में पुलिस जाती है और जिसके खिलाफ वारंट एग्जीक्यूट करना है उसको पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने, पोस्ट कोर्ट के सामने, कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने लेके आती है। जबकि बेलेबल वारंट में ये है कि वो अगर PB भर देता है या अपनी श्योरिटी जितनी रिक्वायर्ड है, जितना आपने इंडोर्स किया है उतनी दे देता है, तो उसको फिर पुलिस पकड़ के नहीं लाती है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो बॉन्ड भरा है वो बॉन्ड में लिखते हैं, उसकी लैंग्वेज यही होती है कि मैं ये वचन देता हूँ कि मैं फलाने फलाने डेट पे कोर्ट में उपस्थित रहूँगा, और अगर मैं इसका वायलेशन करता हूँ तो मेरी PB फॉरफिट कर ली जाएगी। और उसके श्योरिटी भी जो जमानतदार भी होते हैं वो इसी पर्पस के लिए होते हैं कि उनकी अटेंडेंस कोर्ट में, उस व्यक्ति की अटेंडेंस कोर्ट में सिक्योर करा सकें। तो ये अंतर है बस BW और NBW में। जब भी हम वारंट की बात करेंगे तो इट इंक्लूड्स बोथ बेलेबल वारंट ऑल्सो एंड NBW ऑल्सो। तो जब हम वारंट बोलेंगे तो इसका मतलब हम BW NBW दोनों की ही बात कर रहे हैं। जहाँ पे बाइफरकेट करना होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो BW पे लागू होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो NBW पे लागू होती हैं, तो उसको हम वहाँ स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे। अदरवाइज जब भी वारंट यूज़ हो रहा है तो मतलब इट इंक्लूड्स बोथ। अब नेक्स्ट है कि इसकी स्टेज क्या होगी। वारंट की स्टेज क्या होती है? तो वारंट की स्टेज जनरली समन जब सर्व हो जाते हैं और वो व्यक्ति
नहीं आता है, जो अपीयरेंस की जो डेट लगी है उस डेट पे कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकते हैं। इस स्टेज को अभी यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, वारंट टॉपिक जब खत्म हो जाएगा एंड में, क्योंकि इसमें थोड़ी रूलिंग भी है, तो इसको अभी यहीं पे छोड़ रहे हैं कि जनरली समन जब सर्व हो जाते हैं उसके बाद व्यक्ति नहीं आता है अगर, तो उसके खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसके एसेंशियल्स क्या होंगे, या एक वारंट जब हम आप जारी करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ है राइटिंग, इट शुड बी इन राइटिंग। वारंट भी हमेशा राइटिंग में ही होगा, वारंट ओरल नहीं हो सकता कि आप ओरली किसी को डायरेक्ट कर दें कि मैं आपको डायरेक्ट करता हूँ कि आप इनको पकड़ के लाएं, इनकी उपस्थिति इस केस में अनिवार्य है इतने इतने बजे, नहीं, इट शुड बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी इन राइटिंग। तो ये जरूर ध्यान रखिए, वारंट राइटिंग में होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है साइंड बाई पीओ, डिसाइडिंग ऑफिसर के साइन होने चाहिए। सिग्नेचर की जब बात हम करेंगे तो फिर से वही चीज़ मैं इंसिस्ट करूंगी कि सिग्नेचर जब भी करिए मेक श्योर कि सिग्नेचर आपके लेजिबल है और फुल सिग्नेचर है। इनिशियल वारंट पर कभी मत कीजिए। तो साइंड बाई पीओ में फुल सिग्नेचर होने चाहिए और लेजिबल होने चाहिए। नेक्स्ट है सील ऑफ कोर्ट। जो कोर्ट जारी कर रही है, जैसा कि हमने समन में भी बात की, उसकी सील लगेगी, मोहर लगेगी। यहाँ पे भी वही चीज़ है, जो कोर्ट वारंट जारी कर रही है उसकी सील, उसकी मोहर उस वारंट पे लग जाएगी। नेक्स्ट है अगर अक्यूज्ड की बात है तो अगर अक्यूज के खिलाफ वारंट जारी किया गया है तो उसकी एज जरूर लिखी जानी चाहिए। ये एक रूलिंग में कहा गया है, रूलिंग का नाम है संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 AIR 414। रिपीट कर देती हूँ, संजय सूरी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 AIR 414। इस रूलिंग में ये कहा गया, एक्चुअली इस रूलिंग में ये चीज़ इसलिए इंसिस्ट की गई कि वारंट पे जब एज नहीं लिखते हैं तो हो सकता है वो जुवेनाइल हो, और जिसका आपको पता है जुवेनाइल का जुरिस्डिक्शन अलग है, और वो वारंट पे उसको पुलिस पकड़ के ले आए। उस समय ये जो रूलिंग थी, उस समय कोर्ट ने इसी चीज़ का संज्ञान लिया कि जेल में क्या हो रहा था कि वारंट जो थे उस पर एज नहीं लिखी जा रही थी, जिससे काफ़ी सारे जो जुवेनाइल लोग थे वो भी उसी जेल में साथ में रह रहे थे। तो कोर्ट ने बात पे बहुत, ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात पे बहुत रोष व्यक्त किया कि जो वारंट पे एज नहीं लिखते हैं ये बहुत गलत चीज़ है। कोर्ट्स को एज लिखना चाहिए, और साथ ही साथ अगर कोर्ट्स नहीं लिखती हैं तो जेल अथॉरिटीज़ भी अगर एज नहीं लिखी है तो उसको रिफ्यूज़ कर सकती हैं लेने से वारंट। तो कुल मिला के उनका यही था जो वो इंसिस्ट कर रहे थे ऑनरेबल कोर्ट की, जब भी आप वारंट जारी करें तो उस पर अक्यूज्ड की एज जरूर लिखें। ये हो गया वारंट। ये मतलब इतनी चीज़ें तो बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट दोनों में होनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें हैं जो बेलेबल वारंट में होनी चाहिए केवल, जैसे नंबर ऑफ श्योरिटीज़। ये चीज़ें कॉमन रहेंगी चाहे आप BW जारी करें चाहे आप NBW जारी करें, लेकिन नंबर ऑफ श्योरिटीज़ आप तभी लिखेंगे जब आप BW जारी कर रहे हैं कि आप कितनी श्योरिटी लेना चाहते हैं उससे, 1, 2, 3, जितनी भी, 1 लेना चाहते हैं तो 1, 2 लेना चाहते हैं तो 2, लेकिन यू हैव टू मेंशन इट, आपको लिखना पड़ेगा कि कितनी श्योरिटीज़ रिक्वायर्ड हैं। दूसरी चीज़ है अमाउंट ऑफ बॉन्ड, कितने रुपए का बॉन्ड आप चाहते हैं, उस पर आपको ये भी इंडोर्स करना पड़ेगा बेलेबल वारंट के केस में। 20,000 का, 25,000 का, 10,000, 15,000, कोर्ट का ये डिस्क्रिशन है, लेकिन वो जो भी अमाउंट है वो आपको उस पर स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग जब भी कोर्ट में देखेंगे तो आप लोग देखते होंगे BW 20,000, मतलब साइड में नोटिंग कर देते हैं, उसके बाद जब हम वारंट लिखते हैं तो पूरा लिखते हैं उस चीज़ पे। तो उसका यही मतलब है कि 20,000 का बॉन्ड। तो जो भी अमाउंट आप फिक्स कर रहे हैं, अमाउंट फिक्स करना
आपका डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का, 10 करती है, 15 करती है, 20 करती है, बट जो भी आप फिक्स कर रहे हैं उसको आप ही को मेंशन करना है। आप जो मेंशन करेंगे वही जब पुलिस ऑफिसर जब एग्जीक्यूट कराएगा तो उससे उतने ही अमाउंट का बॉन्ड लेगा। तो ये वारंट पे, बेलेबल वारंट में नंबर ऑफ श्योरिटीज और अमाउंट ऑफ बॉन्ड, ये दोनों चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। ये चीज़ें दोनों में कॉमन रहेंगी। बेलेबल वारंट में 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं, NBW में ये 2 चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। इसका अगर फॉर्म नंबर अगर आपको देखना है तो फॉर्म नंबर 2 है CRPC में। जब आप पीछे देखेंगे जहाँ फॉर्म्स हैं तो फॉर्म नंबर 2 में इसका फॉर्मेट दिया गया है। जनरल वारंट, एक टर्म है जनरल वारंट। कभी भी जनरल वारंट मत इशू कीजिए। जनरल वारंट से मतलब ये है कि मान लीजिए आपने किसी कंप्लेंट केस में समनिंग की स्टेज पे परिवादी को सुना और परिवादी ये कह रहा है कि जो विपक्षी ABC हैं, इन ABC के साथ इनके परिवार वाले भी थे। अब आपने क्या किया, मान लीजिए आपने या किसी ने भी ABC के साथ वारंट में लिख दिया कि ABC और उसके परिवार वाले तलब हो, तो ये जनरल वारंट हो गया। आपने एक ही जनरल वारंट से सबको तलब कर लिया। तो जनरल वारंट कभी भी मत इशू कीजिए। जनरल वारंट इज इलीगल। आपको जिसको बुलाना है, जिसके खिलाफ आपको वारंट जारी करना है, उस हर व्यक्ति का नाम, पता, वल्दियत आप स्पेसिफिकली वारंट पे लिखेंगे। एक जनरली वारंट नहीं इशू करेंगे कि इस फलाने परिवार के 4 लोग, 5 लोग या इस परिवार के समस्त लोग को तलब किया जाता है या इस परिवार के समस्त लोग के खिलाफ वारंट जारी हो। जिसको भी बुलाना है, जिसके खिलाफ भी वारंट आपको जारी करना है, उसका नाम लिखिए, उसका पता लिखिए, उसकी वल्दियत लिखिए, एज लिखिए और ये सब लिखने के बाद स्पेसिफिकली सारी डिटेल देने के बाद उसके खिलाफ वारंट जारी कीजिए। एज से एक चीज़ और याद आई कि अभी जैसे बात हो रही थी कि एज ऑफ अक्यूज्ड लिखना वारंट पे ज़रूरी है, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मंशा है। तो ये एक आर्गुमेंट हो सकता है कि जो अक्यूज्ड है उसकी एज हमें या किसी को भी ना पता हो, तो कैसे हम लिखेंगे। देखिए 2 ही तरह के केस आएंगे आपके पास, स्टेट केस या कंप्लेंट केस। आपको ज़रूरी नहीं आप उसकी एग्जैक्ट एज दीजिए कि वो कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन का है, ऐसा नहीं है। आप उसकी एक एस्टिमेट एज, जैसे स्टेट केस में जब चार्जशीट आती है तो चार्जशीट में जहाँ पे वो अक्यूज्ड का नाम लिखते हैं कि ये अक्यूज्ड हैं, तो उनकी उम्र भी लिखते हैं, उनका पता भी लिखते हैं और उनके पिता का नाम, बल्दियत जो भी है वो पूरी डिटेल देते हैं। तो स्टेट में जब आप चार्जशीट देखेंगे तो आपको वारंट जारी करते समय ये दिख जाएगा कि सारे मेजर हैं या नहीं, कोई माइनर तो नहीं है, कोई जुवेनाइल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो वारंट इशू हो रहा है वो ध्यान नहीं दिया गया चार्जशीट में और वो किसी चार्जशीट तो यहाँ फाइल कर दी उसने, आईओ ने जुवेनाइल की, लेकिन वारंट भी मुझसे जारी हो गया उसका। तो ये सब चीज़ें आप चार्जशीट में देख सकते हैं। चार्जशीट पे पीछे पेज पे जहाँ पे वो सबसे नीचे लास्ट में लिखा रहता है इन मुलजिमों के खिलाफ ये अपराध बनता है, उसमें वो उसकी एज भी लिखते हैं। तो हो गया स्टेट में। कंप्लेंट में जब भी कंप्लेनेंट लाता है कंप्लेंट तो वो एक अप्रॉक्सीमेट एज लिख देता है। सपोज लगभग 50 वर्ष, लगभग 60 वर्ष, लगभग 55 वर्ष। तो इस तरह से आपको एक अप्रॉक्सीमेट एज का आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये मेजर हैं, 55 साल के हैं, मेजर हैं, माइनर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जुवेनाइल नहीं है। तो एक एस्टिमेट हो, एक एस्टिमेटेड एज होनी चाहिए। नॉट एग्जैक्टली, नॉट रिक्वायर्ड की एग्जैक्ट एज जो है लिखना जरूरी है। अब नेक्स्ट वारंट में, वारंट बेलेबल वारंट क्या होता है, NBW क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। वारंट में क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए, BW में जो 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो भी हम लोगों ने डिस्कस की। जनरल वारंट नहीं जारी करना ये भी डिस्कस किया। अब है नेक्स्ट वारंट की सर्विस, वारंट को सर्व कैसे कराएंगे। सर्विस में सबसे पहले हम देखेंगे विद इन जुरिस्डिक्शन। अगर जिसके खिलाफ वारंट एग्जीक्यूट किया जाना है वो मुल्जिम या वो व्यक्ति अगर हमारे ही जुरिस्डिक्शन में है, तब वारंट कैसे उसको सर्व कराएंगे या उस पर एग्जीक्यूट कराएंगे। और वारंट अगर हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है वो व्यक्ति, तब कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो विद इन जुरिस्डिक्शन में सबसे पहले है
अभी जैसे आपको बताया गया कि वारंट हमेशा किसी को डायरेक्ट किया जाता है, किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को। जनरली हम लोग पुलिस ऑफिसर को करते हैं, बट सीआरपीसी में और भी प्रोविजंस हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर के अलावा भी किसी व्यक्ति को वारंट डायरेक्ट किया जा सकता है। तो सपोज हम लोग पुलिस को ही क्योंकि जनरली करते हैं, तो पुलिस को आपने वारंट डायरेक्ट कर दिया, आपने जो है वारंट एक इशू किया, और उसके बाद वो वारंट जिस भी पुलिस को आपने डायरेक्ट किया है वो उसको लेके जाएगा, और उसके बाद दो चीज़ें हो सकती हैं। जो आपने वारंट जारी किया था वो या तो बीडब्ल्यू होगा या एनबीडब्ल्यू होगा। अब जब आपने पुलिस वाले को दे दिया, डायरेक्ट कर दिया उसके एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए, और पुलिस वाला वो लेके गया, अगर वो बीडब्ल्यू है तो बीडब्ल्यू लेके जाएगा। अगर वो जिस व्यक्ति के खिलाफ वो इशू होना, एग्जीक्यूट होना है वारंट, अगर वो तैयार है बॉन्ड भरने के लिए, जितना बॉन्ड आपने इंडोर्स किया था बॉन्ड उसमें वारंट में, वो देने के लिए तैयार है, तो वो उससे बॉन्ड ले लेगा और उसको बता देगा कि जो है ये डेट पे आपको फलानी कोर्ट में उपस्थित होना है। तो बीडब्ल्यू वहाँ पे तामील हो गया। अब अगर एनबीडब्ल्यू है, एनबीडब्ल्यू अगर वो लेके जाता है तो वो उसका सब्सटेंस बताएगा कि आपके खिलाफ ये मुकदमा फलानी कोर्ट में चल रहा है और ये चीज़ें हैं, ये पर्टिकुलर्स हैं, ये आपके खिलाफ वारंट इशू हुआ है कोर्ट के द्वारा, और उसको अरेस्ट करके पकड़ के ले आएगा। और जब वो अरेस्ट करके लाएगा उसके बाद विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट या कंसर्न कोर्ट में उसको पेश करेगा। ठीक है, फिर बाकी वो नियम वैसे ही चलने लगेंगे, जो कि कस्टडी में उसे लेना है, किस स्टेज पे फाइल है, वो सब फाइल पर डिपेंड करता है, अपीयरेंस की स्टेज पे फाइल है या कैसे है। तो ये दोनों हो गया। अगर बीडब्ल्यू है तो वो बॉन्ड भरवा लेगा, अगर वो बॉन्ड भरने को तैयार है तो ठीक है, वो बॉन्ड भर के उसको छोड़ देगा, और अगर एनबीडब्ल्यू है तो वो उसको पकड़ के ले आएगा और 24 घंटे के अंदर उसको कंसर्न मैजिस्ट्रेट या कंसर्न कोर्ट पे के सामने प्रस्तुत करना होता है। अब नेक्स्ट है आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, उसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है और उसको वारंट एग्जीक्यूट कराना है, तो कैसे होगा? देखिए, पहली चीज़ है इसमें, पहला तरीका ये हो सकता है, जनरली हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पुलिस ऑफिसर को ही किसी को डायरेक्ट कर देते हैं वारंट। पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट करने की बजाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस,